जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम छायावाद युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो छायावाद युग है, सबसे पहले छायावाद युग से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द जो है उसका पहला लिखित प्रयोग अगर देखें तो पहला लिखित प्रयोग आपको मुकुटधर पांडे ने किया था। हिंदी साहित्य में जो छायावाद शब्द है उसका सबसे पहले अगर लिखित प्रयोग किसी ने किया था तो लिखित प्रयोगकर्ता थे मुकुटधर पांडे। सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका का नाम था श्री शारदा। हिंदी साहित्य में छायावाद इनका शब्द का पहला प्रयोग देखने को मिलता वो मुकुटधर पांडे ने किया था और 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होती थी पत्रिका का नाम था श्री शारदा। श्री शारदा में जो है हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की गई थी। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की कुल 5 विशेषताओं का जिक्र किया है जो इस प्रकार है। विशेषताओं में है व्यक्तिकता, स्वातंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता। तो एक तो ये हो गया कि हिंदी साहित्य में छायावाद इसका पहला लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। सन 1920 में जबलपुर में प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? श्री शारदा पत्रिका। मुकुटधर पांडे ने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया जो इस प्रकार है, जिनमें व्यक्तिकता, स्वातंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी में अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता का नाम क्या था? कविता का नाम था कुर्री के प्रति। छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता था। अब यहाँ देखिए लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने ही गीत काव्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने। गीत काव्य जो है इस शब्द का सबसे पहले अगर प्रयोग किसी ने किया था तो वो लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। छायावाद के संबंध में सन 1920 की बात है तो छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा। नाम क्या था? हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोग सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया। यहाँ पे देखिए जो छायावाद है इनके प्रवर्तक और प्रस्तोता में देखें तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। इनके प्रस्तोता के तौर पे हैं शुक्ल जी, सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी हैं, जयशंकर प्रसाद, इनके इलाचंद जोशी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे। तो छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के तौर पे कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी इनको कहते हैं प्रसाद, इलाचंद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में देखें तो छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या आता है? स्वातंत्र चेतना, व्यक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना जो है स्वतंत्रता की चाह, ये स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। व्यक्तिकता के तहत देखें तो छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। अनुभूति की प्रतिष्ठा में छायावादी कवियों ने व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया है। कविता को विचारों एवं तथ्यों से परित तथा अनुभूति से निर्मित माना है। वेदना की विवृत्ति, तो वेदना की विवृत्ति में क्या है? छायावादी कविता वेदना से भरा है पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य एवं सुंदर है। महादेवी जी लिखती है, मिलन का मत नाम लो, विरह में मैं चिर हूँ। प्रेमानुभूति, छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम अशरीरी और योगवादी नहीं है। सौंदर्य चेतना की बात करें तो छायावादी कवियों को उनका सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल था। इसमें मानव प्रकृति एवं भाव के गहरे लोक थे। प्रकृति चित्रण में छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम था। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणीहीन हो जाता। प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन, मानवीकरण, अद्वितीय रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। राष्ट्रीय स्वर के तौर पे देखें तो छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति के व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है। काव्य रूप के तौर पे देखें तो छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई है।
भाषा एवं शिल्प में देखें तो छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित एवं अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ा गया है तथा कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई है। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया है। छायावाद की काव्य जो छायावाद है, इनकी कवि चतुष्टय, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पे देखिए कवि चतुष्टय या दर्शन में बृहत्त्रयी या लघुत्रयी में देखें तो प्रसाद की शैव दर्शन उनका आनंदवाद है ना। और इनमें बृहत्त्रयी में प्रसाद है, पंत है, निराला है। और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है। तो कवि चतुष्टय में प्रसाद का शैव दर्शन आनंदवाद, सुमित्रा नंदन पंत का है अरविंद दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अद्वैतवाद और महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन दुखवाद है। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं? तो छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। और व्यद्यति या व्यापक विशेष के अर्थ में देखें तो ये है शुक्ल जी के द्वारा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे क्या कहा गया? तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं। ये कहना किसका है? प्रसाद जी का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कहना है नंदुलाल वाजपेयी का। यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा का कथन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये कहना है राम कुमार वर्मा जी का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन क्या है? तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद। ये कहना है महादेवी जी का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वो एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये कहना किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ है, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ये कहना है रामविलास शर्मा जी का। वह यानी मूलतः शक्ति काव्य है क्या? छायावाद। छायावाद जो है वो मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तर पर समृद्ध करता है। ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ये कहना आचार्य हजारी प्रसाद जी का है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कहना है नामोर का। और छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। कहना है नामोर सिंह का। अब यहाँ पे देखिए छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और एवं उनकी रचनाओं में देखिए तो कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे कवि और जो है कवि के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाओं में देखें तो जयशंकर प्रसाद जो है कवि के तौर पे। अब जयशंकर प्रसाद का समय 1889 से 1937 है। इनका है उर्वशी, वन मिलर 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सोकुचवास 1910। तो उर्वशी 1909, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सोकुचवास। इसके बाद रचनाओं में देखिए बबरूवाहन 1911, कानन कुसुम 13, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918। आगे यहाँ पे झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। ये कुछ है रचनाओं में। अगर देखें आगे है कवि के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनकी जो अगर देखिए इनका समय तो 1899 से 1961 बताया गया, जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता ये हैं रचनाओं के नाम। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। आड़िमा है बेला 1946, नए पत्ते 46, अपरा 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953,
गीत 1954, सांध्य काकली 1969। आगे सुमित्रा नंदन पंत छायावाद में देखें तो सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977। तो छायावादी में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। और बाकी जो भी अरविंद दर्शन से प्रभावित है उनमें स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948, युगपथ 1949। आतिमा है, संवर्ण है, वाणी है, कला और बूढ़ा चाँद, तो कला और बूढ़ा चाँद 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, चिदम्बरा 1968, सत्यकाम 1975। प्रगतिवादी में देखें तो प्रगतिवाद जो है युगांत 1936, रचना में युगांत क्या है 1936, युगाड़ी 1939, ग्राम्या क्या है तो ग्राम्या 1940। तो युगांत हो गया 1936, युगवाड़ी 1939, ग्राम्या 1940। नव मानवतावादी में उत्तरा देखेंगे तो 1949, रजत शेखर 1952, शिल्पी 1952। महादेवी वर्मा जो है निहार रश्मि नीरजा, तो महादेवी वर्मा 1907 से 1987 समय दिया, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934। और सांध्य गीत 1936 है, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सतपड़ा 1960, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। अब यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जो है इनको क्या कहा जाता है, प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्म कहा जा सकता है। छायावाद यानी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्म कहा जा सकता है। प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बाल्यकाल का नाम क्या था, झारखंडी था। पहली कविता इनका सावन पंचक है और ये कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में इनका छपा था। तो जो प्रसाद है इनको छायावाद का ब्रह्म भी कहा जाता है। प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में लिखते भी थे। बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। पहली कविता सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में लिखते भी थे। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक का नाम क्या था, पहली पुस्तक का नाम उर्वशी चंपू काव्य। ये कृति कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण है। झरना को छायावाद का पहला प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला के तौर पे कहा जाता है। चित्राधार प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है। तो एक तो ये हो गया कि चित्राधार जो है ये जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है। चित्राधार में एक साथ आपको 10 रचनाओं का संकलन देखने को मिलेगा, जिनमें से 3 कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक और महाराणा का महत्व ये काव्य संग्रह है। अब यहाँ पे देखिए प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी ब्रजभाषा में लिखा गया था और खड़ी बोली में, जिसका रूपांतरण सन 1914 में देखने को मिला। तो प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः कब 1909 में ब्रजभाषा में। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना जो है, तो प्रेम पथिक जो है उस पे गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। आशु प्रसाद की विरह प्रधान स्मृति काव्य, इसके पहले संस्करण में 133 छंद थे। इनके संशोधित संस्करण में आप देखो तो 190 छंद हो गए। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रसाद की रचना में कानन कुसुम, झरना तथा लहर, प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना तथा लहर गीति काव्य और प्रेम पथिक महाराणा का महत्व आंसू खंड काव्य है, कामायनी महाकाव्य के तौर पे है। नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य महाराणा का महत्व कविता ने किया था। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये कैसी रचनाएं हैं, तो एक आतुकांत रचना है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया ये प्रसाद की लंबी कविताएं हैं। तो देखिए अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया ये प्रसाद की लंबी कविताएं हैं। चारों कविताएं लहर काव्य संग्रह में संकलित हैं। प्रलय की छाया कविता में रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व दिखाया गया। ये लहर की सबसे लंबी कविता है। करुड़ालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। प्रसाद की रचनाओं और उनके शीर्षक के साथ देखें तो पहली कविता जो है इनकी सावन पंचक 1906 ईस्वी, पहली पुस्तक, एक तो पहली कविता सावन पंचक 1906, पहली पुस्तक उर्वशी 1909, खड़ी बोली में पहला काव्य जो है वो कानन कुसुम 1913। छायावाद का पहला काव्य संग्रह देखें तो पहला अगर काव्य संग्रह देखेंगे तो झरना 1918, पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918, हिंदी का पहला गीत नाट्य करुड़ालय। तो पहली कविता हो गई सावन पंचक 1906, पहली पुस्तक उर्वशी, खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम, छायावाद का पहला काव्य संग्रह झरना,
पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात और हिंदी का पहला गीत नाट्य जो है ये करुणालय है। अब कामायनी के बारे में देखें तो कामायनी जो है प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी देखें तो प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है जो क्रमानुसार देखें तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। तो एक तो कामायनी प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कितने सर्ग हैं? कुल 15 है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कामायनी के मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। कामायनी के मुख्य पात्रों में कौन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, जिनमें मनु मन, श्रद्धा, ईड़ा तथा बुद्धि तथा कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी की कथा वस्तु का आधार देखें तो ऋग्वेद, छांदोग्य, उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम सतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी की बाहरी ढांचा काफी हद तक प्रसाद के ही कामना नाटक से मिलता है। कामायनी में जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति हुई है उसे प्रसाद एक गुट एकांकी में पहले ही प्रतिष्ठित कर चुके हैं। देखिए, कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी है। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन देखने को मिलता है। इनमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकरण संबंधित प्रसंग आपको स्वप्न सर्ग में देखने को मिलता है। कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उनका योगदान संघर्ष और प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। इनमें प्रतिभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन, गादीवाद का प्रभाव भी है। कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में तांडव छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। कामायनी के संबंध में विद्वानों की राय के बारे में बात करें तो मानवता का रसात्मक इतिहास। कामायनी को क्या कहा गया है? मानवता का रसात्मक इतिहास। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा। छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। तो कामायनी जो है मानवता का रसात्मक, नंदुलारे छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी, मानव चेतना के विकास डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक चेतना का प्रतिनिधि नामवर, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पहला काव्य संग्रह अनामिका एवं जूही की कली 1916 ईस्वी, जो कि निराला की पहली कविता। इस कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। हिंदी में निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई है और निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अमेरिकी कवि वॉल्ट हिटमैन मुक्त छंद के जनक हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में क्या लिखा है? उन्होंने एक तरीके से लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला की महत्वपूर्ण कविताएं, उनके काव्य संग्रह देखें तो परिमल, अनामिका और लंबी कविताओं में देखें तो 1930 ईस्वी जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा और भिक्षुक। तो निराला की जो महत्वपूर्ण कविता है उनमें कौन कौन सा है? जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा और भिक्षुक। और अनामिका दूसरा भाग जो है उसमें सच है 1935, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, लंबी कविताएं यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पे आप देखिए निराला की महत्वपूर्ण कविताओं में देखें तो यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविताएं हैं। अनामिका दूसरा भाग में आप देखिए तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? सच है 1935, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा।
और परिमल में जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, भिक्षुक, ये सारे हैं। निराला जो है, कवि निराला, निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला जो है, इनको यदि देखें तो निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। इनके काव्य में अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि दिखाई देता है। निराला को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। निराला की भक्तिभाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। तो एक तो निराला को ओज, औदात तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। इनके काव्य में अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि दिखता है। निराला के भक्तिभाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है। यहाँ पे जो तुलसीदास है वो 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन देखने को मिलता है। तो एक तो ये हो गया कि निराला को ओज, औदात तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को तृप्ति का कवि कहते हैं। भक्ति भाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिनमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन है। इस काव्य का प्रारंभ सायंकाल के गिरते अंधकार से एवं समापन भार के आलोक के साथ होता है, जिसमें प्रकृति के मंगलकारी स्वरूप का चित्रण देखने को मिलता है। निराला की कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता एवं भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को दिखाया गया है। कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग परक रचना है, जिसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का एवं कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी कविता माना है। मुक्त छंद पर पंत का सहयोग न मिलने के कारण निराला ने पंत और पल्लो नामक लंबा लेख लिखा, जिसमें संस्कृत आचार्य एवं टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया गया है। अनामिका, अनामिका जो काव्य संग्रह है, इसमें दान यानी अनामिका काव्य संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब न समझने वालों पर व्यंग किया गया है। अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। निराला द्वारा लिखी सरोज स्मृति एवं उनकी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर लिखा गया शोक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवियों का गोरखनाथ को कहा है। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया। छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश किसको कहा जाता है? तो छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश निराला को कहा जाता है। पंचवटी प्रसंग में अद्वैत का प्रतिपादन हुआ है। निराला की मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? तो राम की शक्ति पूजा इनका मूल स्रोत है कृतिवास का बांग्ला रामायण। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अनन्यतम उपलब्धि है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका प्रशांत ने लिखी है। इसमें काव्य और संगीत दोनों का समायोजन है। निराला की काव्य संग्रह अर्चना, आराधना और गीत कुंज में गेय तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। आड़िमा में भक्तिभाव से ओतप्रोत कविताएं देखने को मिलती है। इसमें छायावाद और प्रगति दोनों काव्य युगों की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। आड़िमा, अर्चना और आराधना काव्य संग्रहों में निराला ने स्वानुभूति पर गीत लिखे हैं। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, संत रविदास प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर भी कविताएं लिखी गई हैं। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी हैं, जिनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। बेला में श्रृंगार, प्रकृति, आध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं हैं। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। सांध्य कांकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये अंतिम कविता है। सांध्य कांकली में निराला ने जीवन की हताशा और निराशा को ही चित्रित किया है। अब यहाँ पे देखिए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनका जन्म कौशाम्बी अल्मोड़ा में हुआ एवं उनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ है। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। पंत के बचपन का नाम क्या था? तो पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत की पहली छायावादी रचना, तो पंत की पहली छायावादी रचना का नाम क्या है? उच्छ्वास है। एवं अंतिम छायावादी रचना उनका गुंजन है। तो पंत का जन्म कौशाम्बी अल्मोड़ा में। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में। पंत के बचपन का नाम गोसाई। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास एवं अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति है। पंत जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी ने नव चेतना
पंत जी नव चेतनावाद के प्रचारक हैं। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव ने ही पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की है। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। तो परिवर्तन क्या है? इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत ने प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की हैं, जिनमें प्रथम रश्मि छाया, बादल, एक तागे, कलक, नौका विहार, झंझा में नीम, ग्राम श्री, पतझर, हिमाद्री आदि प्रमुख है। इसी प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत की आरंभिक कविताएं बीड़ा में संग्रहित हैं। बीड़ा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया है। इसमें छाया, सरिता, अंधकार, निर्झर, लता, विहग और उषा पर छोटी छोटी कविताएं हैं। ग्रंथ एक विरह परक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। किसमें? ग्रंथि में। ग्रंथि जो है इनका एक विरह परक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना को की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत छायावाद युग के अंत का उद्घोष। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। युगांत युगवाड़ी और ग्राम्य काव्य संग्रहों की शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना एवं मानवतावादी चेतना से प्रभावित है। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं भी प्रमुख है। ग्राम्य के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं पर हमने देखा है कि आध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव होता है। खादी के फूल पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी कविता है। 1961 ईस्वी में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सन 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। तो एक तो खादी के फूल पंत तथा बच्चन की संयुक्त रचना है। मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी कविता है। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। युगवाड़ी संग्रह की कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चिदम्बरा जो कि पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित और एक दूसरे की पूरक हैं, ये कहना है पंत जी का। महादेवी वर्मा, यहाँ पे देखिए जो महादेवी वर्मा जी हैं, छायावादी कवियों में सर्वाधिक अगर कोई रहस्य भावना उद्घाटन करने वाला तो महादेवी वर्मा है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती हैं। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। तो छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना जो है वो महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती हैं। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। दीपक और बादल जो है इनके प्रिय प्रतीक हैं। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। इनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रजभाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में भी वो लिखने लगे। दिया इनकी पहली कविता जो खड़ी बोली में लिखा गया है। इन्होंने अपनी काव्य कृति का नामकरण क्रमबद्ध रूप में बहुत ही उपयुक्त ढंग से किया है। दिन के सभी पहर क्रमशः निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। महादेवी वर्मा की रचना यामा में निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी की संज्ञा दी गई है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्यांशु उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। निहार कुल 47 गीतों का संकलन है, जो सन 1924-1928 के बीच लिखे गए हैं। इनमें प्रमुख है विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो रश्मि काव्य संग्रह है उस पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो रश्मि जो कि 1928 से 1938 के मध्य लिखा गया 35 गीतों का संकलन है। इनमें प्रमुख है रश्मि, दुख, अतृप्त, जीवन दीप आदि। नीरजा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित है, जिनमें छायावादी भावना अधिक स्पष्ट हुई है। इन गीतों में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष मुखर आते हैं। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांध्य गीत 45 गीतों का संकलन है। इनमें जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। इनमें कवित्री के दार्शनिक विचारों की प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है।
दीप शिखा, इनमें कुल 51 गीत है जिनमें अधिकतर दीपक केंद्रित है। यह दीपक आत्मा का प्रतीक है जिसे अड़िग रहकर प्रभात की बेला तथा जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यामापरी ने 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। सप्तपदा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। सप्तपदा क्या है? ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित है। दुख मेरे निकट का जीवन ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये कहना है महादेवी वर्मा जी का। छायावाद के अन्य कवियों रचनाओं में देखें तो उदय शंकर भट्ट 1898 से 66 रचनाओं में तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत तथा विश्व, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी, इनका देखें तो निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अंतर जगत, जनार्दन का है अनुभूति अंतर्ध्वनि। राम कुमार वर्मा का अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा, चंद्र किरण, एकलव्य है। केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनका है चिरस्पर्श। कर्ण ज्वाला, कलेजे के टुकड़े, कंपन, रेतांबरा, बैठो मेरे पास, सेतबंद, कैकेयी, शुभ्रा। आरसी प्रसाद सिंह, इनका है कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांच जन्य, प्रेम गीत 1954। गोपाल सिंह नेपाली का देखें तो इनका 1913 से 63 है। उमंग 1933, पंक्षी 1934, रागनी 35, पंचमी 1942, नबीन 1944, नीलमा 45, हिमालय ने पुकारा। अन्य बिंदु में देखें तो मोहनलाल महतो की कविताओं में कल्पना तत्व की प्रधानता है। ये टैगोर से प्रभावित थे। निर्माल्य एवं तारा काव्य संग्रह में छायावादी कविताएं संकलित हैं। रामकुमार वर्मा के छायावादी काव्य संग्रह रूप, राशि, निश्चित एवं चित्ररेखा है। शुक्ल ने एडविन आर्नेल के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। श्यामलाल गुप्त पार्षद कृत भारतीय कृत प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना सन 1924 में हुई। ये गीत सबसे पहले 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के रचनाकार उनकी रचनाओं में रामनाथ जोशी, इनका रामचंद्रोदय काव्य 1936 है। रामचंद्र शुक्ल, इनका बुद्ध चरित, एडविन आर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा अनुवाद 1922 है। राय कृष्णदास, इनका ब्रजरज है 1936। दुलारी लाल भार्गव, दुलारी दोहावली करके 1895, वियोगी हरि 1895 से 1988, वीर ससई, चरखा स्रोत, प्रेम पथिक, प्रेम शतक, अनुराग वाटिका, वीर ससई, किशोरीदास वाजपेयी, इनका तरंगड़ी 1936, अनूप शर्मा, फेरी मिल्बो, यह सिद्धार्थ महाकाव्य है और रामेश्वर करुण करुण ससई है, उमाशंकर वाजपेयी, उमेश ब्रज भारती है। छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवियों में देखें तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा, छायावाद के जो भी हास्य व्यंग्यकार कवि हैं उनमें ईश्वरी प्रसाद शर्मा का देखें तो रचना है चना चबेना। हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे का चोंच चोंच, चालीसा, पानी पांडे, महाकवि सांड। शिवरत्न शुक्ल का बलई, जो शिवरत्न शुक्ल बलई परिहास प्रमोद 1930। चतुर्वेद चतुरेश, अस्सी का फांसी का फव्वारा, ज्वाला राम नागर, बिलक चढ़, छायापट। देखिए उत्तर छायावाद में क्या क्या आता है, क्योंकि ये भी अगर आप देखें आधुनिक काल में उत्तर छायावाद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे में देखें कि ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से शुरू किया था जो आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन ना तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और ना ही विशुद्ध प्रकृतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में क्रमशः उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद के नाम से किया है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों की काव्यधारा को क्या कहा है, तो इसको बोला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम और मस्ती का काव्य नाम दिया है। इस पुस्तक में उपयुक्त विभाजन का अनुसरण किया गया है। कवियों का विभाजन भी उपयुक्त पद्धति पर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो उनमें कौन कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968। हिम किरीटनी, हिम तरंगनी माता, तो हिम किरीटनी 1941। इसके बाद 1948 हिम तरंगनी माता 1951 है। समर्पण 56 है। युग चरण 1956 है। बेड़ूले गूंजे धारा 1960 है। मरण ज्वार 63 है। धूम्रवलय 1983 कुछ करके है। शियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963, जिनमें मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, विषाद 1925, नोआखली। तो सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय 1914, अनाथ 17, दुर्वादल 1921, विषाद 1925। और इनके अलावा देखें आद्रा 1927, पाथे 1933, बापू 1937, उन्मुख 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946, मृण्मयी 63, आत्मोत्सर्ग, गोपिका।
बालकृष्ण शर्मा नबीन, बालकृष्ण शर्मा नबीन का देखें तो कुमकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी क्वासी का 1952 है, विनोबा स्तवन 1951, उर्मिला 1957, हम बिस्पाई जन्म के 1964, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948, इनका है मुकुल 1930, त्रिधारा और नक्षत्र। सोहनलाल द्विवेदी, इनका भैरवी 1942, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभारती, युगधारा, पूजा गीत, बांसुरी, वासंती। श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे का देखें तो इनकी रचनाओं में कौन सा है, जैसे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी 1941, जौहर है 1945। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 में देखें तो जीवन संगीत 1940, नवयुवक के गान 1940, बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुरिया। तो जगन्नाथ प्रसाद का हो गया जीवन संगीत है, नवयुवक के गान हो गया, बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति। और दिनकर का 1908 से 1974 में देखें तो रेणु का 1935, ओंकार 1938, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 1947, धूप और धुआं करके 1951 में, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रति 1952, खंड काव्य नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, उर्वशी 1961, गीति नाट्य है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970। तो यहाँ पे देखिए दिनकर का क्या है कि रेणुका 35, ओंकार 38, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, धूप और धुआं में 1951, इतिहास के आंसू 51, रश्मि रति 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 54, उर्वशी का 61 है, परशुराम 63, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम 1970। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध थे और इनकी रचनाओं में कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा, यानी ये तो एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध है। बाकी इनकी रचनाओं में कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकिरीटी रचना पर देव पुरस्कार मिला, सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। पुष्प की अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। इन्हें राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की है, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दिनकर को मुख्यतः समय सूर्य, धैर्य का कवि, आवेश का कवि ये भी कहा जाता था। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया क्या है, रश्मिरथी लिखा गया। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर की जो भी आरंभिक रचनाएं हैं, दिनकर की आरंभिक रचनाएं रेणुका और हुंकार, इनको लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। किसको? दिनकर की जो आरंभिक रचनाएं थी रेणुका और हुंकार, तो दिनकर की आरंभिक रचनाएं रेणुका और हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथावस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित, ये रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। ये गीत नाट्य कहलाता। उर्वशी पुरवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखा गया है। दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति के कवि के रूप में स्वीकृत है। कलिंग विजय, कलातीर्थ, बुद्धदेव कविताएं सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं। दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा एवं अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना तथा प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, ये दिनकर का कहना है। देखिए प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिक प्रेम की कविता में देखें तो भगवती चरण वर्मा। अब यहाँ पे आप देखिए कि अन्य बिंदु में है सियाराम शरण गुप्त, तो सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह है मौर्य विजय 1914 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा नबीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका पहला काव्य संग्रह कुमकुम नाम से है। इनके वो काव्य संग्रह अपलक और क्वासी में छायावादी भावभूत दिखाई पड़ते हैं, किंतु मुख्य स्वर राष्ट्रीय एवं स्वदेश प्रेम का है।
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्मस्थान प्रयाग निहालपुर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली रचना 1915 ईस्वी मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना है। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के वही सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए रखा गया है। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए सेक्सरिया प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से पुरस्कार दिया गया था। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा भी गया है। इनमें सियाराम शरण गुप्त की नकुल सोहनलाल द्विवेदी के कुणाल, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी एवं गुरु भक्त सिंह की नूरजहां जो है वो उल्लेखनीय है। प्रेम और मस्ती के काव्य में व्यक्तिक प्रेम की कविता में देखें तो जो भगवती शरण वर्मा 1903 से 81, उनमें मधुकड़ 1932, प्रेम संगीत 1937, मानो 1940, रंगों से मोह 62, एक दिन सविना और एक नाराज कविता 1984 है। हृदय नारायण हृदय करके इनकी स्फुट कविता है। हरिवंश राय बच्चन का देखें तो कौन कौन से हैं इसमें। हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला 1935, मधुबाला 1936। तो एक तो मधुशाला 1935 है। मधुकलश जो है देखिए, मधुशाला 1935 है, मधुबाला 36 है, मधुकलश 37 है। मधुशाला जो है 35 है, मधुबाला 36 है, मधुकलश 37 है। निशा निमंत्रण 1938 है, एकांत संगीत 39 है, आकुल अंतर 43 है, सतरंगनी 45 है, बंगाल का अकाल 46, हलाहल 46। तो मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 39, आकुल अंतर 43, सतरंगनी 45, बंगाल का काल 46, हलाहल 46, सूत की माला 48। खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 50, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 58, बुद्ध और नाचगर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खंबे 64, खूटे 1962, दो चट्टाने करके है इनका 1965 में है, नागर गीता 1966, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 67, उभरते प्रतिमानों के रूप, जल समेटा 73, सोहमहंस 1981। हरिकृष्ण प्रेमी जो है इनकी रचनाओं में देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी तो आंखों में 1928, अनंत के पद पर 1932, जादूगरनी 1932, अग्निकांड 1940, वंदना के बोल। और नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989। इनकी रचनाओं में है प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, पलाश वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942। तो नरेंद्र शर्मा जो है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कामिनी। हंसमाला 47, रक्तचंदन 48, अग्निशस्य 50, कदलीवन 1953, द्रौपदी 1960, उत्तर जय 1965, बहुत रात गए 67, सुअर्णा 71, शुवीरा 1973। और रामेश्वर शुक्लांचन का मधुलिका 1938, या अपराजिता 39, किरण बेला 41। जानकी वल्लभ शास्त्री इनका है रूप अरूप 1940, तीर्थरंग 44, सिप्रा 45, मेघ गीत 50, अवंतिका 53, राधा महाकाव्य। विद्यावती कोकिल इनका अंकुरिता और पुनर्मिलन। तो विद्यावती कोकिल का है, एक अंकुरिता है, पुनर्मिलन है, माँ है, भारतीय सुहागिन है। सुमित्रा कुमारी शीना का बिहाग आशा पर, पंथनी बालों के देवता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। ये गीत इसी पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 24 को कानपुर के फूल बाग मैदान में लोगों के सामने नेहरू जी को यानी उपस्थित किया गया था। नेहरू जी वहां पे उपस्थित थे और वहां उनकी उपस्थिति में ये गाया गया। हरिवंश राय बच्चन को इन्होंने कहा कि इन्होंने हालावाद नाम से एक नवीनवाद का प्रवर्तन किया सन 33 से 36 तक। वो हालावाद का समय माना गया है। बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रानंद पंत को ही समर्पित किया है। बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश की रचना की। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल सहज भाषा में लिखना है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का क्या कहा जाता है? तो हिंदी का बायरन भी कहा जाता है।
खादी की फूल सुमित्रा नंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी कविता काव्य को 6 रोमांस और कुंठा का काव्य का है। भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी 2 रचनाएं मधुकर और प्रेम संगीत है। उत्तर छायावाद ब्रजभाषा काव्य में देखें तो कवि और काव्य में अमृतलाल चतुर्वेदी, इनका श्याम संदेशो, गालिब अमृत, बलदेव प्रसाद मिश्र का है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक, डॉक्टर रसाल का है असमोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक, ऋषिकेश चतुर्वेदी का रामकृष्ण काव्य 1943 है, शिवकेंद्र त्रिपाठी का है व्रजवर्तिका 1965, लक्ष्मी नारायण सिंह ईस का है लंका दहन खंड काव्य, गोपाल प्रसाद व्यास का रंग जंग और व्यंग 1966, अखिलेश त्रिवेदी का है 1947, वो गंगा लहरी करके। प्रगतिवाद में देखें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रगतिवाद के तहत, एक तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स है। विश्व का पहला लेखक संगठन है यूनियन ऑफ सोवियत राइटर। यूनियन ऑफ सोवियत राइटर का समय 1934 से गोर्की के नेतृत्व में रूस के प्रभाव में हुआ। ईएम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना सन 1935 में हेनरी बारबुश की पहल पर पेरिस में की। तो इसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर है। 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी ये हुआ। ईएम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना सन 35 में हेनरी बारबुश की पहल पर पेरिस में की। भारत की तरफ से सबसे पहले ब्रिटेन में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, सज्जाद जाहिर, मुल्क राजा आनंद, हिरेन मुखर्जी, एस सिंह और मोहम्मद तासीर ने किया। सन 1936 से 43 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। प्रगतिवाद की शुरुआत की बात करें तो सन 1936 ईस्वी से इसलिए माना जाता है कि किसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। प्रगतिवाद की शुरुआत स्वच्छंदवाद युग से ही हो जाती है, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंदवाद में देखने को मिलती हैं। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया। प्रगतिवाद काव्य ने सामूहिकता, वर्ग संघर्ष, यानी प्रगतिवादी जो काव्य है उसका विषय वस्तु क्या था? तो उसके विषय वस्तु में सामूहिकता था। सामूहिकता है, वर्ग संघर्ष सर्वहारा का विषय है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी काव्य का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वह उसकी आवाज नहीं बन सकता है और वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। इस संदर्भ में लेने का यह विचार महत्वपूर्ण है। साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है कि क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन की ये कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनवृत्त नहीं कहा जा सकता। प्रगतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थ ही यथार्थ को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। प्रगतिवादी चेतना जो है वो साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को उद्देश्य मानती है। प्रगतिवादी कविता की भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के तथा इनकी शैली उपदेशात्मक है। तात्कालिकता का दबाव तथा घोर सामाजिक व राजनीतिक काव्य होने के कारण प्रगतिवादी काव्य में रूपात्मक विशेषता का अभाव देखने को मिलता है। बच्चन सिंह के अनुसार देखें तो जो पंथ हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनके द्वारा जो युगवाड़ी है, युगवाड़ी को खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी काव्य माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सस्यई को पहला प्रगतिवादी काव्य माना है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक के तौर पे कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स है। विश्व का पहला लेखक संगठन, तो विश्व का पहला लेखक संगठन किसे कहते हैं? यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स सन 1934 से गोर्की के नेतृत्व में जो है, यानी विश्व का अगर पहला लेखक संगठन कहें तो ये है यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स। और यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स ये सन 1934 से गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ। ईएम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो ईएम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो कब किया था? सन 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर, वो भी पेरिस में किया था। भारत की तरफ से सबसे पहले ब्रिटेन में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किसने किया? तो ये है ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, सज्जाद जाहिर, मुल्क राज आनंद, हिरेन मुखर्जी और एस सिंघा और
मोहम्मदीन तासीन। सन 1936 से 43 तक अगर देखें तो हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला। यानी 1936 से जो 43 का दौर था, हिंदी कविता के इतिहास में देखें तो विशेष आंदोलन चला। इसको क्या कहते थे? प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता था। प्रगतिवाद की शुरुआत 1934 ईस्वी से इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी वर्ष अगर देखेंगे तो लखनऊ में जो है, इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। और प्रगतिशील की शुरुआत अगर देखें तो प्रगतिवाद की शुरुआत स्वच्छंदतावाद से भी माना जाता है, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलेगा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग में। यानी जो प्रगतिवाद है इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावाद युग से होता है, लेकिन इसकी स्पष्ट जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको उत्तर स्वच्छंदतावाद में देखने को मिलता है। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया। अब यहाँ पे देखें, प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद काव्य ने सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के विजय के गीत गाए। मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है, ये क्या है? तो मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वो प्रगतिवाद काव्य का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही देखेंगे तो ये प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वो उसकी आवाज नहीं बन सकता, और वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की अवस्था है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि प्रगतिवाद का ये मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वो उसकी आवाज नहीं बन सकता है, और वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था। इस संदर्भ में लेनिन का यह विचार महत्वपूर्ण है कि साहित्य जो है वो क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि साहित्य क्या है? क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है कि क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल और केवल अनुवृत्त है, ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, प्रगतिवादियों के अनुसार अगर देखें तो प्रगतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थवाद, यानी जो प्रगतिवादी हैं उनके अनुसार देखें तो प्रगतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थवादी यथार्थ को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। प्रगतिवादी चेतना साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को स्व उद्देश्य मानती है। प्रगतिवादी कविता की भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के हैं तथा इसकी शैली भी उपदेशात्मक है। तत्कालिकता का दबाव तथा घोर सामाजिक व राजनीतिक काव्य होने के कारण प्रगतिवादी काव्य में रूपात्मक विशेषता का अभाव दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए, बच्चन सिंह के अनुसार देखें तो सुमित्रा नंदन कृत युगवाड़ी, तो बच्चन सिंह के अनुसार जो पंथ कृत युगवाड़ी है, युगवाड़ी को खड़ी बोली का क्या कहते हैं? खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी काव्य माना जाता है। किसको? युगवाड़ी को। गणपति चंद्रगुप्त ने रामेश्वर करुड़कृत ब्रजभाषा काव्य करुड़ सस्सई को पहला प्रगतिवादी काव्य माना है। किसको? तो जो गणपति चंद्रगुप्त हैं इन्होंने रामेश्वर करुड़कृत ब्रजभाषा काव्य करुड़ सस्सई को पहला प्रगतिवादी काव्य माना। बच्चन सिंह के अनुसार देखें तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में आपको एक द्वंदात्मक रिश्ता देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि प्रगतिवाद के कारण साहित्य में एक नई चेतना तो आई है, लेकिन साहित्य यांत्रिक सा हो गया है। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी, ये बच्चन सिंह का कहना है। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। ये कहना है रामविलास शर्मा जी का। प्रगतिवादी समाजवाद का ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यानी जो आपका प्रगतिवाद है एक तरीके से वो समाजवाद का ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बधे बधाए नहीं है, कहना है आज्ञे जी का। अब यहाँ पे देखिए, पंत निराला और प्रगतिवाद के बारे में दिया गया है कि युगांत लिखकर पंत जी ने, यानी जो ये लिखा गया है युगांत लिखकर पंत जी ने युग के अंत, छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी तथा युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। पंत जी रूपाव नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किए और उसमें उन्होंने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। पंत के अनुसार प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद का ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है। एक में आपको मानवीय जागरण का तो दूसरे में लोक जागरण देखने को मिलेगा। निराला ने कुछ प्रगतिवादी रचनाएं की हैं जिनमें कुकुरमुत्ता है, यानी निराला जो है उन्होंने कुछ प्रगतिवादी रचनाएं की हैं, उनमें अगर देखें तो जिनमें कुछ कुकुरमुत्ता है करके एक गर्म पकौड़ी है, डिप्टी साहब आ गए, ये कुछ कविताएं हैं, भिक्षुक वन बेला है। इन रचनाओं में उनका मानवतावादी पक्ष उभर कर देखने को मिलता है।
सरबहारा वर्ग के लेके देखें तो उन्होंने वह तोड़ती पत्थर विधवा जैसी कविताएं भी लिखी है। अब यहाँ पे देखिए प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हम उनकी रचनाओं में देखें तो जो केदारनाथ अग्रवाल है, इनके द्वारा केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 इनकी रचनाओं की बात करें, इन रचनाओं में युग की गंगा 1947, नींद के बादल 47, श्लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आँख का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979। इसके बाद है बम्बई का रक्तदान करके है 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल करके 1985। और भी है जैसे जो शीलाएं तोड़ते हैं 1985 में, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। आगे यहाँ पे देखिए तो नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र और नागार्जुन जो वैद्यनाथ मिश्र जी हैं इनके बारे में, और इनके द्वारा देखें तो जैसे इन्होंने कहा युगधारा, तो युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975। इसके बाद है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तो ये खिचड़ी विप्लव 1980 में, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, इस गुब्बारे की छाया में 1989, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने या भूमिजा और रत्न गर्भ करके, ये कुछ और भी रचनाएं हैं। इसके बाद है श्रीमंगल सिंह सुमन का, श्रीमंगल सिंह सुमन 1915 से 2002, इनकी रचनाओं में हिल्लोल है, जीवन के गान है, युग का बोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया। और इसके अलावा देखिए बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, बाकी एशिया जाग उठा जल रहे हैं, द्वीप जलती है जवानी, ऐसे कुछ है। त्रिलोचन वासुदेव सिंह, त्रिलोचन वासुदेव सिंह का देखें तो धरती, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ तो उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अनकही भी कुछ कहनी है तो 1985, सबका अपना आकाश 1987, चैती 1987, अमोला 1990। रांगे राघु त्रयंबक बी राघवाचार का अजय खंडन मेधावी करके है। और यहाँ पे देखिए केदारनाथ अग्रवाल जो है इनकी रचनाओं में देखें तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, जैसे रूसी, अंग्रेजी, चेक, जर्मन, इन सब में। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में उनकी राजनीतिक कविताएं हैं, तो दूसरी में प्रकृति प्रेम है। प्रेमचंद कथा साहित्य में जिन समस्याओं को आधार बनाकर लिख रहे थे, उन समस्याओं को केदार जी ने अपने काव्य के माध्यम से उसको चित्रित किया है। और यहाँ पे जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं वो अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती समय में किससे लिखते थे, तो अपने शुरुआती समय वो लिखते थे बालेंदूप नाम से रचनाएं, और उस समय वे ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। तो एक तो बालेंदूप नाम से, और बालेंदूप नाम से लिखते थे, और ब्रज भाषा में कविता सवैया छंद में लिखते भी थे। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। देश विदेश की कविताएं शीर्षक से केदारनाथ अग्रवाल ने देश और देश से बाहर के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। केदारनाथ अग्रवाल की प्राकृतिक कविताओं के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छाया व उत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। तो ये देखिए किसने कहा है, केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है। प्राकृतिक कविताओं के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार जो है वो छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत कहे जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने जहां कहे केदार खरी खरी में डॉलर के प्रति भारतीय राजनेताओं को चिताया, वहीं युग की गंगा में असमान अर्थव्यवस्था की मतलब असमान जो अर्थव्यवस्था उसकी विसंगति का यथार्थ चित्रण भी खींचा है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं जो कविता है इसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदार जी ने जमुन जल तुम यम हे मेरी तुम कविताएं अपनी पत्नी की याद में लिखी थी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इनका केदार जी ने जमुन जल तुम और हे मेरी तुम ये कविताएं उन्होंने अपनी पत्नी के याद में लिखी थी। खेत का दृश्य कविता धरती को राधा और कृष्ण को कृष्ण का प्रतीक बनाकर लिखी गई कविता है। चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। वसंत में प्रश्न हुई पृथ्वी उसका चित्रण किया गया है। केदार जी का सन 1986 में अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन के बारे में देखें तो यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। क्या नाम था? यात्री। यात्री जो था ये नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। हिंदी में नागार्जुन नाम से कविताएं लिखी। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आगे देखें तो नागार्जुन जो है राजनीति की समझ रखने वाले सजग कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं बादल को घिरते देखा, हरिजन गाथा, तुम्हारी गंतव्य मुस्कान,
पांच भूत भारत माता के कालिदास, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित पहली रचना। नागार्जुन की कविता राम के प्रति 1935 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका जो है विश्वबंधु में छपी थी, जो लाहौर से निकलता था। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो घोषित किया। पत्रहीन नगनगाछ, जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है इनका, जिनमें 52 कविताएं संकलित हैं। सन 1968 में इस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो पत्रहीन नगनगाछ के लिए जो है, बाकी ये मैथिली में लिखा गया इनका, और 52 कविताएं संकलित है। 1968 में इस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी भी दिया गया। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया था। प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन आजाद भारत के एक ऐसे अध्यापक की यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुआ। भस्मांकुर, जो खंडकाव्य कविता में नागार्जुन ने भगवान शिव और पार्वती के संबंधों को साधारण दंपति के रूप में देखा। इस कविता का शरीर श्रृंगार रस का है, लेकिन आत्मा करुण रस की ही है। इसमें बरवे छंद का प्रयोग भी है। हरिजन गाथा कविता में दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। सिंदूर तिलकत भाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। आओ रानी नागार्जुन की व्यंग प्रधान कविता है। नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओ जनमन के सजग चितेरे कविता लिखी। नागार्जुन ने चनाजोर गरम कविता भ्रष्टाचारी, सत्तालोलुप एवं अवसर की ताक में रहने वाले तथा अपना हिस्सा आने वाले लोगों पर लिखा। तन गई रीढ़ या तुम थी नागार्जुन के प्रेम संबंधी कविताएं हैं। नागार्जुन के संबंध में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार देखें तो ये निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में अगर देखें तो निर्विवाद है कि कबीर के बाद अगर हिंदी कविता में देखें तो नागार्जुन से बड़ा व्यंगकार अभी तक तो कोई नहीं हुआ। ये कहना है नामवर सिंह का। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, इसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए तो है ही। अपने आप को व्यामोह से उबारने की खातिर भी ऐसा कोई वस्तु नहीं जिससे वह संबंध ना हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, नास्ता से वो आबद्ध है, स्वजन परिजन के प्यार की डोर से। ये कहना है किसका है? बच्चन सिंह का। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सदी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावली छंद लय इनका प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह तो है ही, मुक्त छंदों में भी पहाड़ी नदियों की चंचलता। ये कहना है बच्चन सिंह का। वे नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है, कहना नामोर जी का। उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषम भी है। नामोर सिंह। लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। ये कहना है नामोर सिंह का। कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए उतने शायरी किसी ने किए हो। कविता के उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में भी वे लाजवाब है। उनकी बात कहने के हजार ढंग है। ये कहना है नामवर सिंह का। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी है। ये कहना रामविलास शर्मा का। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है, कहना है मैनेजर जी का। शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जो है इन्होंने लंबी कविताएं लिखी और गीतों की भी रचना की। जल रहे हैं द्वीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन जैसी रचनाओं में पूंजीपतियों के शोषण की भर्त्सना की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चल रही है कुदाल, कलकत्ते का अकाल, गुनिया का यमन। त्रिलोचन के बारे में देखें तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ये कौन है? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविताओं के केंद्र में गांव व उनकी समस्याओं का चित्रण है। त्रिलोचन नए नए प्रयोगों से भाषा को समृद्ध बनाने के पक्षधर रहे हैं। त्रिलोचन कृत अमोला 1990 अवधि भाषा में, जिसमें 27 बरवे संग्रहित है। त्रिलोचन की कविताओं पर संस्कृत व अवधी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में पुराने छंद जैसे बरवे, कुंडलिया, रोला इनका प्रयोग किया है। त्रिलोचन के सोनेट रोचक एवं रमणीय हैं और त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि भी कहा है। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। अज्ञे के बारे में दिया कि अज्ञे जो है ये खंडर में झंकार, ललकार, हुंकार नाम से स्टालिन के युद्धों का वर्णन करते थे। इनके पिघलते पत्थर 1946 में राह के दीपक दो मुक्त काव्य भी मिलते हैं। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है, डॉक्टर नगेन का कहना है। अब यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद के बारे में दिया गया है। सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। यानी 1943 में अगर देखें तो 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया और वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत भी अगर देखें तो यहीं से माना जाता है। व्यक्तिवाद या व्याक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोग से ही माना जाता है।
प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में आलोचक नंदुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का डंडा भी कहा था। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन के सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधाराएं एवं घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। अब उनमें देखें आप, जैसे प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का, द्वितीय विश्व युद्ध में अस्तित्ववाद का, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का। टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, फ्रांस के प्रतीकवाद आंदोलन, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, व्यक्तिगता क्षण की महत्ता। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से आपको मध्यवर्गीय समाज का चित्रण देखने को मिलेगा। अज्ञे ने कुल 4 शतकों का प्रकाशन किया है। उनमें आप देखें, अज्ञे ने प्रयोगवादी कविताओं को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद की विशेषताओं में देखें तो बौद्धिकता का प्रधान, उपमानों की नवीनता, अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान, निराशावाद, भाषा में प्रयोग। अज्ञे इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते थे। इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरे शतक की भूमिका में ही लिखा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। हम प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वो साधन है और दोहरा साधन, क्योंकि एक तो वो उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कभी प्रेषित करता है, दूसरा वो उस प्रेषण की क्रिया को, उनके साधनों को जानने का भी साधन है। अज्ञे ने दूसरे शतक में आत्मान्वेषण पर बल दिया है। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों का मानना है, प्रयोगवादी कविता में जो है युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, बगनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण का व्याकुल भावना दिखता है। कहना है रामविलास शर्मा का। प्रयोगवादी शैलीगत विद्रोह है, ये कहना नगेंद्र का। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, ये कहना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार का कहना है। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः जब उस शब्द का नया संदर्भ देना पड़ेगा तो कहना अज्ञेय का। प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर्विरोध पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध समीक्षा की समस्याओं में लिखा है, किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के जाता ही नहीं करती, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वो अपना विरोधी भी है, जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं वो गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी जो है वो लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। प्रयोगवादी काव्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह क्लिष्ट प्रयोगों एवं कमजोर वाक्य विन्यासों के कारण अस्पष्ट एवं दुरूह हो गई है, जिससे इस काव्य की लोकप्रियता भी प्रभावित हुई है। प्रभाकर मालवीय ऐसे ही कवि हैं जिनकी कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए प्रपदवाद या नकेनवाद। देखिए प्रपदवाद या प्रयोगवाद या नकेनवाद के बारे में एक ऐसा काव्य आंदोलन है जिसके कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वही है, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग तो साधन है लेकिन इनके लिए प्रयोग साध्य है। सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद काव्य संकलन से नलिन विलोचन शर्मा ने जो है ये प्रपदवाद का प्रवर्तन किया था। और ये जो प्रपदवाद है मुख्य रूप से 3 कवि, इसमें 3 कवि में कौन आते हैं, नलिन, केसरी और नरेश, और तीनों लोगों को काव्य आंदोलन को नकेनवाद, पहले अक्षरों को मिला के नकेनवाद बना था। 3 कवि में नलिन है, केसरी है और जो है क्या नाम, नरेश है। नकेन 1956 में इनका प्रकाशन में आया था और इनका घोषणा पत्र ही कहा जाता है, नकेन के प्रपद की घोषणा पत्र। 1959 में प्रकाशित तीसरा शतक में अज्ञे ने प्रपदवादियों की आलोचना भी की थी। बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को एक प्रकार के रूपवाद या कलावाद के रूप में से माना था। नरेश द्वारा संपादित प्रकाश पत्रिका में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। आगे चलकर आप कविता में जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां, कविता की भाषा में गाली गलौज कविता के बयान के रूप में प्रस्तुति दिखाई देती है, उसका सूक्ष्म रूप प्रपदवाद या नकेन में देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए प्रपदवाद या नकेन की मान्यताएं क्या है। ये कवि की किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार परंपराओं में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। इनकी कविताओं में यौन प्रसंग की अधिकता है, क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। शब्दों के स्तर पर इनकी कविताओं में आपको अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि परंपरा से चले आ रहे शब्द इन्हें अनुपयुक्त से लगते हैं। नई कविता के बारे में देखें तो नई कविता के बारे में क्या कहा गया है। देखिए छठे दशक के जो काव्य आंदोलन है, छठे दशक का काव्य आंदोलन नई कविता के नाम से जाना जाता है और यह नई कविता का नाम अज्ञे ही दिए हैं। सन 1952 में अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञे ने नई कविता शब्द का उपयोग भी किया था। सन 1953 में इसे नए पत्ते के जनवरी फरवरी अंक से ये नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का शुरुआत माना जाता है और भारत भूषण अग्रवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी नई कविता पत्रिका से जुड़े रहे।
नई कविता से संबंधित गोष्ठी परिमल में अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा एवं हरदेव बाहरी शामिल हुए। नई कविता में नई शब्द तत्कालीन नवलेखन को अभिव्यक्त करता है। बच्चन सिंह ने माना है कि दूसरा शतक 1951 के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। किस्म किस्म की कविता में जगदीश गुप्त ने नई कविता के 45 प्रकार के नामों को सूचीबद्ध किया है। जहाँ प्रयोगवाद में अतिशय बौद्धिकता व प्रयोगशीलता का अतिरेक दिखाई देता, वहीं नई कविता एक संतुलित काव्य आंदोलन है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय किसको जाता है? तो विजय देव नारायण शाही को। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। हालांकि नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव है। तो दो धाराएं आपको देखने को मिलेगी, पहले अस्तित्व और व्यक्तिवादी आधुनिकता से और दूसरा मार्क्सवाद का। पहली धारा के नेतृत्वकर्ता अज्ञेय हैं तो दूसरे के मुक्तिबोध हैं। शंभुनाथ सिंह ने नई कविता का बिंब प्रधान शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को बिंब प्रधान काव्य की संज्ञा भी दी है। इसके दो प्रमुख तत्व हैं, एक अनुभूति की प्रामाणिकता, बुद्धिमूलक यथार्थवाद। नई कविता के अंदर कैक्टसवाद का जन्म हुआ। कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया, जो अदम्य साहस, अनगढ़ता और जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। प्रतीक, धर्मयुग, दृष्टिकोण, कल्पना आदि पत्रिकाओं ने नई कविता के प्रचार प्रसार में अपना बहुत योगदान दिया है। ये सारी पत्रिकाओं का जो नाम दिया गया है। नई कविता पहली बार समस्त जीवन के व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर उसको मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास करें, ये कहना है धर्मवीर भारती का। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं बल्कि विविध है, ये कहना है मुक्तिबोध जी का। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुके हैं और छंदों की पायलें उतार चुके हैं, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है, कहना है अज्ञेय जी का। नई कविता में मनुष्य उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न करता है, ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नई कविता से संबंधित प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें भोगे हुए यथार्थ पर बल देना, लघुमानों की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, कथा की व्यापकता एवं शिष्ट की उन्मुक्तता, जीवन के प्रति आस्था तथा उसे भोगने की लालसा, व्यंग्यात्मक रूप से पुराने मूल्यों की अस्वीकृति तथा नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था, क्षणों की अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी चित्रण, लोक संवेदना एवं शैली से सहज लगाव, अन्य कलाओं की अपेक्षा फैंटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता, विसंगति बोध की अवसाद की कविताएं तथा उससे उपजी निरर्थकता, कैक्टसवाद का जन्म कैक्टस उत्साह व जीवन कांक्षा के रूप में। अब यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद एवं नई कविता में तुलना किया गया है कि जहाँ पे ये प्रयोगवाद थे, ये लोग राहों के अन्वेषी थे, जबकि नई कविता में यहाँ पहुंचकर सत्य का पहचान हो चुका था। जो नई कविता है उसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया है, फ्राइड का थोड़ा सा प्रभाव भी है। व्यक्ति की स्वाधीनता हेतु विद्रोह भाव है। सिर्फ व्यक्ति एवं साहित्य से जुड़े प्रश्न पर विचार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष से किया गया है। प्रयोगवाद स्वाधीन होते हुए भारत की कविता अंतः स्वाधीनता की मात्रा उसमें ज्यादा है। शिल्प का महत्व काफी है, इसमें छोटी प्रतीकात्मक कविताएं लिखी गई हैं। और यहाँ पे आप देखिए इसमें तो व्यक्ति का यहाँ महत्व भी कम नहीं है, किंतु व्यक्ति समाज में संतुलन की चेष्टा है। अस्तित्ववाद का ज्यादा प्रभाव है, किंतु मार्क्स और फ्राइड के विचार भी पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ आते आते वो आक्रामकता खत्म हो गई है और लघु मानववाद के कारण निराशा, हताशा जैसी स्थितियां प्रबल हो गई हैं। जीवन की समग्रता पर बल है, तो सारा का सारा लेंगे ये जीवन में है। बाकी विश्व युद्ध आज़ादी के कुछ वर्षों बाद की कविता भी है। छोटी प्रतीकात्मक कविताओं के साथ लंबी विश्लेषणात्मक कविताएं भी खूब लिखी गई, तो ये सारी चीजें इसमें है। अब यहाँ पे देखिए प्रगति, प्रयोग और नई कविता की तुलना की गई है। तीनों अपने आप में देखें तो तुलनात्मक दृष्टि से इसमें क्या क्या चीजें अलग हैं।